भारत में तुर्किक सल्तनत का वास्तविक निर्माता इल्तुतमिश था। उसने 26 वर्ष तक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से पे शासन करके दिल्ली सल्तनत की एक मजबूत नींव रखी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जन्म तुर्किक इल्बारी कबीले के एक ताकतवर परिवार में हुआ था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके बड़े भाइयों ने उसे एक गुलाम के रूप में बेच दिया। कई बार खरीदे और बेचे जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को एक गुलाम के रूप में एक ऊंची कीमत पे खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को एक अच्छी सैन्य शिक्षा भी दी। इल्तुतमिश बहुत मेहनती था, इसलिए वह जल्दी से तरक्की करते हुए अमीर शिकार बन गया, जो सल्तनत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। 1200 एडी में तुर्किक सेना ने ग्वालियर को जीत लिया। इसके बाद ऐबक ने इल्तुतमिश को शहर के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। उसके कुशल शासन को देख के कुछ ही साल बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे बदायूं का गवर्नर बना दिया, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत था। 1205 में सुल्तान मोहम्मद गौरी ने खोखर विद्रोहियों के खिलाफ अपने अभियान के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी सेना के साथ बुलाया। इस अभियान के दौरान इल्तुतमिश की बदायूं की टुकड़ी ने खोखरों को झेलम नदी पार करने पे मजबूर कर दिया और वहीं कई खोखरों को मार भी डाला। सुल्तान मोहम्मद गौरी उसकी कार्रवाइयों से बहुत खुश हुआ और बाद में मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश का सम्मान करते हुए उसे कीमती वस्त्र भेंट किए और ऐबक से उसके साथ अच्छा व्यवहार करने को कहा। अगले ही साल 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के साम्राज्य के भारतीय प्रांतों पर कब्जा करके खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान बनते ही ऐबक ने इल्तुतमिश को गुलाम के रूप में मुक्त कर दिया और उसे बुलंदशहर का गवर्नर बना दिया। इल्तुतमिश देखने में अच्छा था, इसलिए ऐबक ने अपनी बेटी की शादी उससे करा दी। 1208 तक ऐबक ने बिहार और बंगाल के शासक गियासुद्दीन खिलजी को सल्तनत का हिस्सा बनने पर मजबूर कर दिया। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और उसका बेटा आराम शाह ने सत्ता की बागडोर संभाली। आराम शाह एक कमजोर शासक था और जल्द ही अधिकांश दरबारी और सैन्य कमांडर उसके खिलाफ हो गए। इसलिए आराम शाह के सुल्तान बनने के 6 महीने बाद ही तुर्किक दरबारियों ने इल्तुतमिश को तुर्किक साम्राज्य का सुल्तान बनने को कहा। उन्होंने आराम शाह को पद छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने पद छोड़ने से मना कर दिया। अगले ही साल 1211 में इल्तुतमिश ने एक बड़ी सेना खड़ी की और लाहौर पे हमला किया। उसने आराम शाह की सेना को बड़ी आसानी से हरा दिया और आराम शाह को मार डाला। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य के बेहतर प्रशासन के लिए लाहौर की बजाय दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाया। उसकी आराम शाह पे आसान जीत और दरबारियों के बीच उसकी लोकप्रियता के कारण इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के अधिकांश हिस्सों को अपने नियंत्रण में लाने में कामयाब रहा, लेकिन उसे ऐबक के पुराने ताकतवर गवर्नरों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। नसरुद्दीन का बच्चा, जो उंच और मुल्तान का गवर्नर था, उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इल्तुतमिश से लाहौर छीन लिया। बिहार और बंगाल, जो 2 साल पहले ही सल्तनत का हिस्सा बने थे, उसके गवर्नर अली मर्दान खिलजी ने भी खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और दिल्ली को नजराना भेजना बंद कर दिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका एक गुलाम ताजुद्दीन यल्दौज गजनी का सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश एक बहुत चतुर पॉलिटिशियन था, इसलिए उसने ऐसा कुछ भी करने से परहेज किया जिससे यल्दौज का अपमान हो, और उसने यल्दौज को खुश करने के लिए अपने राज्य के किसी भी हिस्से पे कब्जा करने की अनुमति भी दे दी। इसके कुछ साल बाद 1216 में ख्वारिज़्म के शाह ने युद्ध में यल्दौज को हरा दिया और गजनी पे कब्जा कर लिया। यल्दौज पंजाब की ओर पीछे हटा और कब्बच्चा से लाहौर छीन लिया। क्योंकि वो गौरी के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक था, इसलिए यल्दौज ने दिल्ली के तख्त पर दावा किया। जल्द ही इल्तुतमिश ने अपनी सेना इकट्ठी की और लाहौर की तरफ मार्च किया। तराइन की लड़ाई में उसने यल्दौज को हरा दिया। इल्तुतमिश ने युद्ध के दौरान ही यल्दौज को बंदी बना लिया था, लेकिन युद्ध के खत्म होते ही उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। यल्दौज की हार ने सुल्तान इल्तुतमिश की इज्जत
तुर्किक दरबारियों और सैनिकों के बीच में और भी बढ़ा दी। यल्दोज की मृत्यु के बाद कबच्चा ने लाहौर पे दोबारा कब्जा कर लिया। अगले ही साल इल्तुतमिश ने लाहौर पे हमला किया और कबच्चा से उसे छीन लिया। कबच्चा लाहौर से पीछे हट गया और मुल्तान में उसने अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया। सुल्तान इल्तुतमिश ने कबच्चा का सफाया करने के लिए मुल्तान की ओर कूच किया। कबच्चा ने सुल्तान इल्तुतमिश के साथ युद्ध किया, लेकिन वो उस युद्ध में हार गया और वो सिंध वापस चला गया। गजनी पे कब्जा करने के बाद ख्वारिज़्म का शाह अलाउद्दीन महमूद इल्तुतमिश के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। इसलिए सुल्तान इल्तुतमिश ने कबच्चा के साथ किसी भी संघर्ष को तब तक टाल दिया जब तक ख्वारिज़्म की शाह से खतरा खत्म नहीं हो जाता। कुछ साल बाद 1220 में चंगेज खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और ख्वारिज़्म पे हमला किया। उसने ख्वारिज़्म की सेना को नष्ट कर दिया और ख्वारिज़्म की शाह को कैस्पियन सागर भागने पे मजबूर कर दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उसके सबसे बड़े बेटे जलालुद्दीन गजनी की ओर भाग गया। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा गजनी तक किया। मंगोलों को हराने के लिए जलालुद्दीन ने सुल्तान इल्तुतमिश की मदद मांगी। सुल्तान इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की मदद करने से इनकार कर दिया और उससे लड़ने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। जल्द ही मंगोलों ने जलालुद्दीन का पीछा करना बंद कर दिया, क्योंकि उत्तर भारत का गर्म मौसम उनके और उनके घोड़ों के लिए अनुकूल नहीं था। सुल्तान इल्तुतमिश के सही राजनीतिक फैसलों ने उसे दोनों चंगेज खान और जलालुद्दीन से बचा लिया। इसके बाद जलालुद्दीन ने सिंध पे हमला किया। कबच्चा ने सिंध को जलालुद्दीन के हमलों से सफलतापूर्वक बचाया और 1224 तक उसे खुरासान वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। उसका पहला निशाना कबच्चा था। उसने जल्द ही उंच और मुल्तान पे कब्जा कर लिया और सिंधु नदी के तट पे कबच्चा को घेर लिया। लड़ाई से बचने के लिए कबच्चा ने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन नदी में डूब के वह मर गया। कबच्चा की मौत के बाद सिंध सल्तनत का हिस्सा बन गया। भविष्य में विद्रोह को रोकने के लिए इल्तुतमिश ने सिंध और मुल्तान में दो अलग अलग गवर्नर नियुक्त किए। इसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश ने अपनी सेना को बिहार और बंगाल पे कब्जा करने का आदेश दिया। इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद और अवध के गवर्नर को बंगाल पे हमला करने का आदेश दिया। नसरुद्दीन ने बंगाल की राजधानी लखनऊ पे अचानक हमला किया और उस पे कब्जा कर लिया। जल्द ही नसरुद्दीन ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को एक युद्ध में हरा दिया और उसे मार डाला। इसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसरुद्दीन को बिहार और बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। कुछ वर्ष पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सुल्तान थे, तब ग्वालियर, किलिंजर, बनारस और कन्नौज, जो उस समय सल्तनत का हिस्सा थे, उन पे राजपूतों ने कब्जा कर लिया था। सुल्तान इल्तुतमिश इन क्षेत्रों को फिर से जीतना चाहते थे। इन क्षेत्रों को दोबारा जीतने के लिए उसने अपना अभियान शुरू किया। उसका पहला निशाना रणथंभौर के चौहान थे। इल्तुतमिश की तुर्किक सेना ने जल्द ही उन्हें हरा दिया और रणथंभौर पे कब्जा कर लिया। रणथंभौर पे कब्जा करने के तुरंत बाद ही उसने मंदसौर के परमारों पे भी हमला किया और उन्हें हरा दिया। रणथंभौर और मंदसौर में राजपूतों की हार के बाद जल्लौर के चौहान शासक ने सुल्तान इल्तुतमिश के साथ समझौता कर लिया और हर साल नजराना दिल्ली भेजने का फैसला किया। तुर्किक सेनाओं ने बदायूं, बनारस और कन्नौज के राजपूत साम्राज्य के खिलाफ भी हमला किया और उन्हें जीत लिया। तुर्किक सेना ने रोहिलखंड पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश की तुर्किक सेना ने अजमेर, बयाना और सांभर के राजपूत साम्राज्य पे भी हमला किया और उन्हें भी जीत लिया। हालांकि इन हमलों में तुर्किक सेना को एक भारी नुकसान पहुंचा था। 1230 में इल्तुतमिश ने जोधपुर के साम्राज्य के एक बड़े क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। अगले ही वर्ष उसने ग्वालियर पे कब्जा करने की योजना बनाई, लेकिन 1231 में सुल्तान इल्तुतमिश के बेटे और बिहार बंगाल के गवर्नर नसरुद्दीन की अचानक मृत्यु हो गई, जिसके बाद बिहार और बंगाल ने तुर्किक शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सुल्तान इल्तुतमिश स्वयं विद्रोह को दबाने के लिए बंगाल गए
और कुछ ही दिनों में विद्रोह को कुचल दिया। इस क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन के लिए सुल्तान इल्तुतमिश ने बिहार और बंगाल के लिए अलग अलग गवर्नर नियुक्त किए। इसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश ने ग्वालियर पे हमला करने की योजना बनाई और अपने अभियान के लिए निकलते समय दिल्ली का प्रशासन अपनी बेटी रजिया पर छोड़ दिया। साल भर की घेराबंदी के बाद तुर्किक सेना ने ग्वालियर पे कब्जा कर लिया। ग्वालियर से लौटने के बाद रजिया के प्रभावी प्रशासन को देखकर उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश ने नगाड़ा के राजपूत साम्राज्य पे हमला किया। नगाड़ा के गहलोत राजपूत शासक राणा क्षेत्र सिंह ने सुल्तान को करारी हार दी। हार के बाद तुर्किक सेना ने गुजरात पे हमला किया, लेकिन उसके चालुक्य शासन ने भी उन्हें हरा दिया। इसके बाद तुर्किक सेना ने क्लिंजर पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो लोग असफल रहे। ये सब युद्ध हारने के बाद तुर्किक सेना ने अपनी रणनीति बदल ली। इन सभी क्षेत्रों पे कब्जा करने के बजाय उन्होंने इन क्षेत्रों पे लूटपाट करने की योजना बनाई। तुर्किक सेना ने मालवा पे भी हमला किया और भीलसा और उज्जैन को भी लूट लिया। राजपूतों के खिलाफ युद्ध में तुर्किक सेना ने एक बड़ी कीमत चुकाई थी। इन युद्धों में 1 लाख से अधिक तुर्किक सैनिक मारे गए थे। 1235 में सुल्तान ने सॉल्ट रेंज के खोकर कबीले के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और उनकी राजधानी पे कब्जा कर लिया, लेकिन खोखरों ने तुर्किक सेना के खिलाफ अपना छापामार युद्ध जारी रखा। अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए 1 दशक से लंबे युद्ध के बाद सुल्तान बीमार पड़ गए और अप्रैल 1236 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें दिल्ली के मकबरे में दफना दिया गया, जिसे उसने अपने लिए बनवाया था। अपनी मृत्यु से पहले सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को चुना था। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो तुर्किक दरबारियों ने सर्वसम्मति से रुकनुद्दीन को नया सुल्तान बना दिया, लेकिन इल्तुतमिश की बेटी रजिया ने नवंबर 1236 में आम जनता और कई दरबारियों के समर्थन से रुकनुद्दीन को मार दिया और तख्त पे कब्जा कर रजिया सुल्तान के नाम से दिल्ली की सल्तनत पे राज किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।